नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो में। आज मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई विज्ञापन देखा और उस विज्ञापन को देख के कोई सामान घर पे बुलाया और वो सामान आपको वैसा नहीं दिखा जैसा विज्ञापन में दिखाया गया था, या फिर आपने कोई सामान खरीदा जो कि वारंटी पीरियड में है लेकिन वो खराब हो गया है। अब जब आप उसे सही करवाने के लिए गए हैं तो आपको चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या का जो समाधान है वो अभी तक नहीं हो पाया है। अगर ऐसा है तो जागो ग्राहक जागो, क्योंकि उपभोक्ता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। कई समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से हो जाता है और उपभोक्ता जागरूक रहे, इसके लिए हमारे राष्ट्र में यानी भारत में हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर सन 1986 को लागू किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो ये तो हमने जान लिया कि हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जिससे जो ग्राहक हैं वो जागरूक रहें। इसी के साथ ही हम लोगों का अपडेटेड रहना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो कानून है, अधिनियम है, उनमें भी बदलाव आते रहते हैं। तो क्या कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये हम जानेंगे आज के कार्यक्रम में। और आपको पता ही है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है। तो आज के विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, समस्या है आपकी, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं। अब आज का जो हमारा विषय है नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं उपभोक्ता, तो इस विषय पे आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है श्री भारत भूषण श्रीवास्तव जी को, जो कि अध्यक्ष हैं जिला उपभोक्ता कमीशन भोपाल से। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि संरचना के बारे में हम आपसे जान लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा ढांचा पता चल जाएगा, तो हम आगे की भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, आगे की जानकारी भी आपसे ले सकते हैं। तो ये जो कमीशन होता है, इसकी संरचना कैसे की गई है? जी, पूरे देश में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए 3 स्तर पर कमीशन बनाए गए हैं, जैसे हम सरल भाषा में कोड भी कह सकते हैं। सबसे पहले होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। प्रत्येक जिले में एक या आवश्यकता अनुसार एक से अधिक हो सकते हैं जी। और राज्य में एक राज्य स्तरीय स्टेट कमीशन और एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कमीशन। ये 3 कमीशन 1986 के एक्ट में भी थे और 2019 के एक्ट में भी काम कर रहे हैं। जी, अब थोड़े बदलाव की भी हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ बदलाव आया है। पहले शिकायत करनी होती थी तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाके संपर्क करें। ऑनलाइन हम देख लेते थे, सर्च कर लेते थे, लेकिन किस कोर्ट में जाना है, कैसे क्या प्रक्रिया है, ये समझ में नहीं आती थी। अब इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं रेगुलेटरी बॉडीज में, क्या कुछ अलग से बनाया गया है, ये भी हम जानते हैं। जी, बड़ा आसान है कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करना। सबसे पहले तो सभी लोग ये जान लें कि हम बाजार से कोई भी वस्तु मूल्य देके क्रय करते हैं अपने उपयोग के लिए। एक ही शर्त होना चाहिए कि हम अपने उपयोग के लिए कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे किसी दुकान से खरीदते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, किसी भी एजेंसी के थ्रू परचेज करते हैं, तो हम उसके ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, और हमको उसके सामान के साथ में ये वारंटी मिलना चाहिए कि वो सामान उसी क्वालिटी का और उसी मात्रा का होगा जो हमने क्रय किया है। यदि उसकी क्वालिटी में, मात्रा में, गुणवत्ता में कोई भी कमी है तो हमको अधिकार है कि हम उपभोक्ता कोर्ट में जाकर परिवाद दायर कर सकें। परिवाद दायर करने का भी बड़ा आसान तरीका है। व्यक्ति स्वयं भी अपनी परिवाद ड्राफ्ट करके कंज्यूमर कमीशन में दाखिल कर सकता है, एडवोकेट के माध्यम से कर सकता है, और उसका कोर्ट फीस भी बहुत कम लगती है। उसमें 5 लाख रुपए तक के मूल्य पर कोई कोर्ट फीस दे नहीं है। 5 लाख से 10 लाख पर 200 रुपए कोर्ट फीस है। 10 लाख से 20 लाख तक
400 रुपए फीस है। इस प्रकार कोर्ट फीस भी बहुत कम लगती है। जी बिल्कुल, इसी के साथ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया है, तो हम ये बिल्कुल जानेंगे कि आखिर क्या क्या पावर्स हैं इसके पास। लेकिन उसी के साथ आपको पता है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है, तो आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहा है, कभी आपको किसी समस्या का आप सामना करना पड़ा है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, 0755-266-004-9 हमारा टोल फ्री नंबर है। 1800-233-004-0। तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सीसीपीए को क्या क्या पावर्स मिली हुई है। देखिए, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ जी। और उसके बाद अभी रिसेंटली एक सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका नई दिल्ली में ये है जी। सीसीपीए के हर राज्य में एक स्टेट लेवल का ऑफिस होगा और हर जिले में एक जिले लेवल का ऑफिस होगा। सीसीपीए को बड़े विस्तृत अधिकार दिए गए हैं। जैसे कोई भी ऐसा हमको कोई कंप्लेंट नजर आती है जिससे एक क्लास एक्शन हो सकता है, बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं, तो हम सीसीपीए को कंप्लेंट करेंगे। तो विज्ञापन के संबंध में कंप्लेंट कर सकते हैं, वस्तु की गुणवत्ता के संबंध में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सीसीपीए उसमें एक्शन लेती है। उनकी जो एजेंसी है जिले स्तर पर वो कलेक्टर को भेजेंगे और उसकी जांच कराएंगे, और यदि जांच के बाद पाया जाता है कि शिकायत सही है तो वो उस पर प्रोडक्ट पर वेन लगा सकते हैं जी। उस प्रोडक्ट को मार्केट से हटा सकते हैं। उस पर पहली बार में 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। दूसरी बार में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 50 लाख रुपए तक के 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। उसका लाइसेंस कैंसिलेशन भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सीसीपीए को इसमें विस्तृत अधिकार दिए गए हैं, किंतु व्यक्तिगत कंप्लेंट के लिए उसको उपभोक्ता फोरम के समक्ष आना पड़ेगा। जी, तो अगर आपको दूसरे लोगों के लिए भी शिकायत करनी है, मतलब आपने कोई सामान खरीदा और आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है और मेरे जैसे जो मेरे भाई बहन हैं उनको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर वो उस वस्तु को खरीदते हैं, तो उसके लिए आप सीसीपीए में जाकर शिकायत कर सकते हैं। अगर आपकी व्यक्तिगत है तो उसके लिए आपके जो फोरम कंज्यूमर फोरम होते हैं उसमें शिकायत की जा सकती है। इसी के साथ विज्ञापनों की भी बात निकली। आमतौर पे देखा गया है कि विज्ञापनों में जो दिखाया जाता है वो ऐसा ही हो जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हमें दिखता कुछ है और जब हम उसे खरीद के लेके आते हैं तो वो कुछ और होता है। अगर ऐसा कुछ हमारे साथ घटित होता है तो क्या इसकी शिकायत की जा सकती है? जी बिल्कुल, ये नए एक्ट में यही प्रावधान किया गया है, भ्रामक विज्ञापनों के प्रचार पर सख्ती से रोक लगाना। जी। उदाहरण के लिए यदि कोई ऐसी एक क्रीम का एडवर्टाइजमेंट करता है कि साहब ये क्रीम लगाएंगे 15 दिन में काले से आदमी गोरा हो जाएगा, और एक कोई सेलिब्रिटी उसको जो है ऐड करता है और उससे कोई भी व्यक्ति प्रभावित होकर वो क्रीम खरीद लिया और 15 दिन बाद उसने देखा ऐसे 15 दिन क्या महीने भर में भी कोई रिजल्ट नहीं आया, तो वो इसका 2 तरीके से कर सकता है। यदि उसको केवल इंडिविजुअली वो करना है तो कंज्यूमर कोर्ट में अपनी परिवार दाखिल कर सकता है, पर वो समझता है कि इसमें क्लास एक्शन होना चाहिए, ये तो पूरे समाज को लाखों लोगों को जो है इस तरह से लूटेंगे, तो वो सीसीपीए को अगर शिकायत भेजता है, सीसीपीए को वो शिकायत सही नजर आती है जांच के बाद, तो वो उस विज्ञापन को हटाने का, उस प्रोडक्ट पर इस तरह का प्रचारित करने से रोक लगा सकते हैं। उस सेलिब्रिटी को भी ये डायरेक्शन देंगे कि आप इसको रोकिए, अन्यथा आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी अगर वो विज्ञापन चलता रहता है, वो कंपनी और वो सेलिब्रिटी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, तो सीसीपीए उनके खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट में मामला दायर करा देगी, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, और जैसा मैंने बताया उसमें 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान है।
बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर आपके साथ भी कभी कोई धोखाधड़ी हुई है, आपने कोई वस्तु खरीदी है और दुकानदार जो है उसमें कह रहा है कि जाइए, आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, आप भी उन्हें बोल के आ गए हैं कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कोर्ट तक जाते हैं। लेकिन अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, तो उसमें कुछ नए बदलाव किए गए हैं, नया कानून आया हुआ है, अधिनियम है ये। तो इसमें क्या कुछ बदलाव है ये हम जान रहे हैं। इसी के साथ अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिस पे आप राय लेना चाह रहे हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं 0755-266-0049 या फिर टोल फ्री नंबर 1800-233-0040। नए कानून की अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ई कॉमर्स, अगर हम 1986 की बात करें तो इतना ज्यादा ऑनलाइन परचेजिंग होती नहीं थी, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो इसे शामिल किया गया है। तो क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कंपनीज को? जी देखिए, इस नए एक्ट में ई कॉमर्सिंग के संबंध में, ऑनलाइन परचेजिंग के संबंध में काफी चेंजेस आए हैं। जी। 1986 में इस तरह का प्रचलन नहीं था बाजार में। धीरे धीरे जब मार्केट का डेवलपमेंट हुआ, तब ये समझ में आया, तब ये नए कानून की आवश्यकता पड़ी। इसमें उन्होंने एक प्रोडक्ट लायबिलिटी जोड़ी है, यानी कंपनी को ना सिर्फ निर्माता कंपनी बल्कि उसको बेचने वाली एजेंसी, ट्रेडर्स और जितने मिडिलमैन हैं एक वस्तु के खरीदने में, खासकर जैसे आज का टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का है, जी। तो और हम किसी ऑनलाइन परचेज करते हैं, ऑनलाइन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर से, वो केवल निर्माता कंपनी को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, लेकिन खरीदने वाला ये नहीं जानता कि मैं ये मोबाइल खरीद रहा हूँ तो उस कंपनी का एड्रेस क्या है, जी। इसको कौन भेज रहा है। मैं केवल अमेजोन, फ्लिपकार्ट जानता हूँ। जी। तो मैं ये अब उस अमेजोन, फ्लिपकार्ट की ड्यूटी है कि वो हमको सारी डिटेल्स बताएगा। बिल्कुल। तो जिस भी वेबसाइट से अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं, तो उसकी ये ड्यूटी हो जाती है कि वो सारी डिटेल्स बताएगा। अवेलेबल करवाए। इसके बाद भी अगर हमको नहीं मिल पाई है वो, हम केवल उसके खिलाफ भी परिवाद लाएंगे, तो फिर उसकी ड्यूटी हो जाएगी कि उसके मैन्युफैक्चरर को, और बीच में कोई पैकर्स है तो पैकर्स को, और कुरियर वाले को, जिसका भी उस डैमेज में जो जोड़ सकता है, वो फिर वो प्लेटफॉर्म बताएगा। जी बिल्कुल। आमतौर पर ऐसा देखा गया है, बहुत सारे जो हम सामान खरीदते हैं तो उसमें मेंशन किया जाता है कि आइटम जो है नॉन रिटर्नेबल है, मतलब एक बार आपने उसे खरीद लिया तो आप उसे वापस नहीं कर सकते हैं। कहीं दूर ना जाके अगर मैं अपना ही उदाहरण लूं, तो मैंने एक ब्लूटूथ का रिमोट खरीदा था, सेल्फीज जो हम लेते हैं तो फोटोज वगैरह लेने के लिए, दूर से ही उसे करके क्लिक हो जाती है फोटोज, वो नॉन रिटर्नेबल था, तो मैंने उसे घर पे बुलवा लिया, और जब मैंने उसका उपयोग करना चाहा तो वो सामान चल ही नहीं रहा था। मुझे लगा सेल की प्रॉब्लम होगी, हो सकता है पुरानी सेल डली हो, वो भी मैंने चेंज करवा ली, लेकिन उसके बाद भी नहीं चला। तो ऐसे में मैं थक हार के बैठ गई कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां मेंशन किया गया था कि आइटम जो है नॉन रिटर्नेबल है। लेकिन अब कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं कि आइटम रिटर्न भी हो जाएगा अगर डैमेज्ड मिला है। जी देखिए, दो तरह की स्थितियां होती हैं। जी। कुछ आइटम हो सकते हैं कि नॉन रिटर्नेबल हों, जो कम समय में ही यूज करना है, दे मे बी नॉन रिटर्नेबल। खाने की चीज हो सकती है, या कोई अपन ने प्लांट मंगाया तो अब उसको वापसी रिटर्न में ही वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में चीजें हैं, सामान है, बड़े आइटम्स हैं, ये नॉन रिटर्नेबल नहीं हो सकते, क्योंकि इस नए एक्ट में एक नया क्लॉज जोड़ा है, एक्सप्रेस वारंटी। अगर कोई वारंटी भी नहीं दी है तो 1 साल की वारंटी मानी जाएगी, ये कानून कहता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमने खरीदा है और उसको जब खोल के देखा तो वो यूजेबल नहीं है, तो इट इज मस्ट बी रिटर्नेबल, ये तो वापस होगा ही। तो ऐसा लिख देने से उसमें एक क्लॉज और भी दिया है, वो है फोर्स एग्रीमेंट। जैसे उन्होंने ये क्लॉज डाल दिया कि ये नॉन रिटर्नेबल है, ये फोर्स एग्रीमेंट है, क्योंकि वन वे है। उन्होंने वहां से सामान भेजा, वो सामान आपको तो उन्होंने ऐसा भेजा कि जो यूज नहीं हुआ। सपोज कीजिए कि मैंने एक मोबाइल मंगाया और उन्होंने मोबाइल
ओरिजिनल की जगह एक खिलौने का मोबाइल भेज दिया, तो वेदर इट इज रिटर्नेबल और नॉट, ये 100% रिटर्नेबल होगा, भले ही वो कितना भी लिख दें। जी, इसी के साथ आपने मोबाइल की बात निकाली है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो वारंटी पीरियड में होता है, लेकिन उसकी वारंटी खत्म होने को सिर्फ उदाहरण के तौर पे हम 20 दिन ले लेते हैं कि 20 दिन बचे हुए हैं और वो जो मोबाइल है वो खराब हो गया है। अब ऐसे में जब हम कांटेक्ट करते हैं कि हमारा फोन तो वारंटी पीरियड में है अभी भी, लेकिन उसके बाद कंपनी इतने चक्कर लगवा देती है कि वो जो वारंटी पीरियड है वो भी खत्म हो जाता है और समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो क्या ये उचित रहता है? नहीं, वारंटी पीरियड का मतलब है अगर 1 साल की वारंटी है तो लास्ट डे ऑफ दी वारंटी पीरियड, तब तक वो उसके लिए उत्तरदायी हैं। जी। थोड़ा सा उपभोक्ता को, ग्राहक को जागरूक होना यही है, समझदार होना यही बात है कि अगर मान लीजिए कि 4 दिन बचे हैं और उसके प्रोडक्ट में कोई डैमेज हो गया या कोई ऐसी खराबी आ गई जिसकी लायबिलिटी कंपनी की है, तो वो उसको उनके सर्विस स्टेशन पर जाता है, वो उसको अटेंड नहीं करते, उसको सेम डे एक राइटिंग में वहां पर नोटिस छोड़ना चाहिए जी, ताकि हमारा ये हमको एक एविडेंस कलेक्ट करनी है। तो अगर आपने प्रॉपरली कोई काम हैंडल किया है तो कोई कारण नहीं है कि वो उसको सही करना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी गए, उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने कहा नहीं वो भाई वहां पर जाइए जहाँ से खरीदा है, इसमें हमने 10 दिन निकाल दिए और वारंटी पीरियड निकल गया जी। उसके बाद हम कंप्लेंट लेके आ गए तो वो टाइम बार्ड में चली जाएगी। बिल्कुल, तो हमें भी जागरूक रहना है और समय रहते हमें भी एक्शन लेना है, जिससे हमारी जो समस्या है उस पे भी तुरंत एक्शन लिया जा सके। आमतौर पे देखा जाता है जब हम सब्जी मंडी जाते हैं या बाजार जाते हैं तो ऐसे में बहुत सारे सामान के साथ वो हमसे पूछते हैं कि आपको कैरी बैग चाहिए, तो अब कैरी बैग की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन साथ ही वो बता देते हैं कि आपको एक्स्ट्रा इतने रुपए देने पड़ेंगे तब जाके आपको कैरी बैग मिलेगा। तो इस पे भी हम थोड़ा जान लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि क्या हमें अलग से प्राइस पे करना होता है या नहीं करना होता है। ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उपभोक्ता कानून के अंतर्गत आप जो वस्तु क्रय कर रहे हैं वास्तव में उसका जो मूल्य है उससे अधिक नहीं देंगे, हम उसके अधिक देने के लिए दायी नहीं है जी। कैरी बैग का एक जो सिस्टम चला है, प्लास्टिक बैग हटाने के नाम से या कैसे भी, उसमें 2 बातें हैं। यदि वो कैरी बैग ऐसा कैरी बैग देता है जिसमें उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा जी। क्योंकि आप वो कैरी बैग लेकर के उस शॉप से अपने घर तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उसको लटका के जा रहे हैं, यानी आपसे अपना एडवर्टाइजमेंट करा लिया उसने, आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बना लिया, तो वो कैरी बैग फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा उसको। अगर सादा कपड़े का बैग देता है और तब वो कहता है तो आपसे वो केवल उस कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो उतना वसूल सकता है जी। ऐसा नहीं कि 50 रुपया, जबकि हमको लग रहा है कि 5 रुपया 10 रुपये का है, तो 5 रुपये या 10 रुपये तक का सादा बैग का तो वो चार्ज ले सकता है। बट अगर उसमें उसका एडवर्टाइजमेंट है, उसमें वो प्रिंटेड है, जिससे कि उसकी शॉप का या कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा। इस संबंध में ऑनरेबल नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के कई ऐसे फैसले आए हैं जिसमें कैरी बैग के पैसे में लेने के बदले अगर दिया है तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया। बिल्कुल, तो इसी के साथ आप शुरुआत से हम जान लेते हैं कि अगर किसी को कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसे सबसे पहला कदम क्या उठाना पड़ेगा और उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। करेक्ट, ये सबसे बड़ी बात है। जब भी कोई कंप्लेंट दायर करने के विषय में सोचता है तो उसके पास वो आवश्यक कागजात होने चाहिए। सबसे पहले उसकी रसीद, वारंटी कार्ड दिया है तो वारंटी कार्ड जी। आपने जब चीज वो खराब हुई उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है, लिखा पढ़ी की है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के साथ में फिर कंप्लेंट का कोई एक निश्चित प्रारूप नहीं है। हमको पूरी स्टोरी बतानी है कि हमने किस किस तरीके से ये चीज इनसे क्रय की, इसमें क्या खराबी आई और हमको क्या इससे लॉस हुआ, और अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स हमको उसको 4 सेट में तैयार करना पड़ता है। एक ओरिजिनल होता है, हर एक कमीशन में एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स होते हैं, तो 4 सेट में हम उसको बनाते हैं, एक अध्यक्ष के लिए, 2 मेंबर्स के लिए और एक सामने वाली पार्टी के लिए। जितनी पार्टी होंगी उतनी कॉपीज और
उसके साथ लगेगी। तो ये लगा के हमको कंज्यूमर कोर्ट में पेश कर देना है। अभी इसका ऑनलाइन भी चालू होने वाला है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन भी भेजा जाएगा, तो वो तभी रजिस्टर हो जाएगी। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन पर अभी सरकार का काम चल रहा है, शीघ्र ही ऑनलाइन सिस्टम चालू हो जाएगा। जब अच्छा मैंने पहले ही बता दिया कोर्ट फीस कितनी लगानी है, 5 लाख तक के मामले में कोई कोर्ट फीस नहीं लगनी। जब ये पेश हो जाएगा तो मामला दर्ज होता है। दर्ज होने के बाद एडमिशन पर आपको फिर आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कोर्ट सेटिस्फाइड है तो आपका केस एडमिट कर लेगा और सामने वाली पार्टी को नोटिस दे के बुलाएंगे जी। इसके बाद इस एक्ट में एक बहुत अच्छा प्रावधान जोड़ा गया है मीडिएशन का। मीडिएशन सेल हर कमीशन के साथ अटैच्ड रहेगा, जुड़ा रहेगा जी। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि मामले में दोनों पक्षकारों में अगर आपस में बैठ के चर्चा कराई जाए तो ये मामले में सहमति के आधार पर निराकरण हो सकता है, तो उस मामले को दोनों पक्षकारों की सहमति से मीडिएशन सेल के पास भेज दिया जाएगा। और मीडिएशन सेल में दोनों पक्ष अगर संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे अपन वही एक मोबाइल फोन का उदाहरण लें कि एक व्यक्ति ने मोबाइल फोन खरीदा, खरीदने के साथ ही उसकी स्क्रीन काली पड़ गई और वो केस लेके आया है। हमने कंपनी वाले को बुलाया, दोनों बैठ के इस बात पे तय हुए, ठीक है साहब आप हमारी स्क्रीन को सही करके चालू करके दे दीजिए, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दोनों तैयार हो गए, मीडिएटर ने वो सब शर्तें लिख के कोर्ट को दे दी। कोर्ट उन्हीं शर्तों को ऑर्डर के फॉर्म में आदेश दे देगा और वो दोनों का मामला बिना सुनवाई के आगे बढ़े निपट जाएगा। बिल्कुल, तो ये सहमति का अगर तरीका अपनाना है इसके लिए सबसे पहले कोर्ट में जाके शिकायत तो करनी ही शिकायत तो दर्ज करनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल, उसके बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी के साथ कुछ ऐसे नंबर्स या वेबसाइट जिस पे कांटेक्ट किया जा सकता है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। consumerhelpline.gov.in ये वेबसाइट है, इस पे जाके संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 1800-114-000 ये नंबर है, इस पे भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा 14404 इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट सबसे पहले मिल ही जाएगी। इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ है एक जगह पे तो इसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है? नहीं, सबसे पहले बेसिक कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है, जहाँ 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई होती है। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के स्टेट कमीशन में, 10 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन में। सपोज करें 1 करोड़ से नीचे का मामला है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट उसने फाइल की, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने वो कंप्लेंट को उचित न मानते हुए निरस्त कर दी, तो उसको अपील करने का अधिकार है कि वो स्टेट कंज्यूमर कमीशन में उसकी अपील कर सकता है। जी। स्टेट कंज्यूमर कमीशन का अगर ऑर्डर है तो वो नेशनल कंज्यूमर कमीशन में अपील कर सकता है। नेशनल कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर